अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम असद है और आज का ये वीडियो लेसन पीएचपी से रिलेटेड है। तो इस वीडियो लेसन में मैं पीएचपी का डिफरेंट लैंग्वेजेस के साथ कंपैरिजन करवाऊंगा। तो ये वीडियो लेसन स्पेसिफिकली उन लोगों के लिए है जिन्हें सी लैंग्वेज, सी प्लस प्लस या जावा में काम करना आता है। तो ये जो डिटेल्ड कंपैरिजन मैं करवाऊंगा, इस कंपैरिजन की बेस पे वो इस वीडियो लेसन को देखने के बाद पीएचपी प्रोसीजरल को तकरीबन 80 से 90% सीख पाएंगे। और जो बाकी का 10% है, वो 10% के लिए मैं उनको डिफरेंट रेफरेंसेस बता दूंगा, और वो जो रेफरेंसेस हैं आपको उनको ब्राउज़ करना पड़ेगा, साथ साथ प्रैक्टिस करना होगी। तो विद इन फ्यू डेज़ और विद इन फ्यू आवर्स, डिपेंडिंग अपॉन यू, अगर आप स्पीडी लर्नर हैं तो ऑब्वियसली चीज़ें जल्दी लर्न करेंगे। तो ये आप पे डिपेंड करेगा, आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करेंगे तो बाकी का जो 10% है आप उसको भी सीख पाएंगे। तो ये वीडियो लेसन बनाने का मकसद ये है कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, अगर उनसे कहा जाए कि आप वीडियो लेसन देख लो, तो वीडियो लेसन देखते हैं, थोड़ा सा देखा, बोर हो गए, क्योंकि इन्फॉर्मेशन उनको एक ही जगह पे नहीं मिल रही होती, उनको डिफरेंट वीडियो लेसन्स पे जाना पड़ता है, तो वो देखते हैं, वो बोर हो जाते हैं। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं एक ही सिंगल वीडियो लेसन बनाऊं, और ये उन लोगों के लिए होगा जिन्हें सी लैंग्वेज, सी प्लस प्लस या जावा का पहले से आइडिया होगा। और ये लैंग्वेजेस का नाम मैं बार बार इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि जो पीएचपी है, जावा है और सी प्लस प्लस है, ये तमाम की तमाम लैंग्वेजेस सी लैंग्वेज की डिसेंडेंट लैंग्वेजेस हैं। इन अदर वर्ड्स आप कह सकते हैं कि ये जितनी भी लैंग्वेजेस हैं ये सी लैंग्वेज की फैमिली से बिलोंग करती हैं, इनका सिंटेक्स आपस में काफ़ी ज़्यादा मिलता जुलता है। तो इसलिए इस वीडियो लेसन को देखने के बाद आप पीएचपी बहुत जल्दी सीख पाएंगे। ओके, तो स्क्रीन पे आप देख सकते हैं मेरे पास लेफ्ट साइड पे कोड ब्लॉक्स है, और जो राइट साइड पे इस पे एक ब्लैक कलर का टेक्स्ट एडिटर है। तो मैं इनकी डिटेल्स की तरफ ही आता हूँ। तो सबसे पहले जो दो मेन कैटेगरीज हैं लैंग्वेजेस की जिन्हें हम लोग डिस्कस करना चाह रहे हैं, वो मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। जो एक कैटेगरी है वो है कंपाइल्ड लैंग्वेजेस, और जो सेकंड कैटेगरी है वो है इंटरप्रेटेड लैंग्वेजेस। जो इंटरप्रेटेड लैंग्वेजेस हैं इन्हें स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस भी कहा जाता है। जो कंपाइल्ड लैंग्वेजेस हैं उसमें जो मैं मेंशन करूँगा वही लैंग्वेजेस हैं जिनको मैं डिस्कस करने वाला हूँ। उसमें सी है, सी प्लस प्लस है, जावा है, एट्सेट्रा। यानी कि इसके अलावा और भी लैंग्वेजेस हैं तो उनको मैं डिस्कस नहीं कर रहा, सिर्फ यही सफिशेंट है इस वीडियो लेसन के लिए। और जो इंटरप्रेटेड लैंग्वेजेस हैं इनमें आ जाती है पीएचपी। पीएचपी 5 मैंने लिखा क्योंकि पीएचपी 5 ये वर्जन अभी करंट वर्जन चल रहा है। पीएचपी 7 भी वैसे तो आ चुका है। पीएचपी 5, उसके बाद जावास्क्रिप्ट। बहुत सारे लोग जावा और जावास्क्रिप्ट में कंफ्यूज हो जाते हैं, वो ये समझते हैं कि ये एक ही चीज़ है। जावास्क्रिप्ट एक डिफरेंट लैंग्वेज है, उसके बाद जो जावा है, जावा एक टोटली डिफरेंट लैंग्वेज है, तो आपने इस चीज़ से कंफ्यूज नहीं होना। उसके बाद वीबी स्क्रिप्ट है, मेरे ख्याल से ये सफिशेंट है। ओके, तो कंपाइल्ड लैंग्वेजेस क्या होती हैं, ये काम किस तरह से करती हैं, इसका मैं आपको छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। कंपाइल्ड लैंग्वेज एक ऐसी लैंग्वेज होती है जिसमें आप सबसे पहले सोर्स कोड लिखते हैं। आपका जो सोर्स कोड है वो सबसे पहले लिख लेने के बाद, जब आप उसको लिख लेते हैं, आप उसको कंपाइल करते हैं। तो कंपाइल हो जाने के बाद उसकी एक एग्जीक्यूटेबल फाइल बनती है। फिर आप अपने कोड को एग्जीक्यूट करते हैं, और वो जो एग्जीक्यूटेबल फाइल है बेसिकली वो एग्जीक्यूट हो रही होती है। आप उसको इनपुट देते हैं और वो आपको आपका डिज़ायर्ड रिजल्ट दे देती है। और जो एग्जीक्यूटेबल फाइल है उसकी जो एग्जीक्यूशन है वो थोड़ी सी ज़्यादा फास्ट होती है। अब इंटरप्रेटेड लैंग्वेजेस की तरफ आते हैं। जो इंटरप्रेटेड लैंग्वेजेस हैं, इन लैंग्वेजेस को प्रोसेस करने के लिए एक सॉफ्टवेयर होता है जिसे इंटरप्रेटर कहते हैं। इंटरप्रेटर जो आपका सोर्स कोड है उसको लाइन बाय लाइन रीड करता है, और जैसे जैसे रीड करता है हर लाइन को उसको साथ साथ प्रोसेस भी करता जाता है, यानी कि उसको साथ साथ एग्जीक्यूट भी करता जाता है। तो जो कंपाइल्ड लैंग्वेजेस हैं उसमें क्या होता है, सबसे पहले आपका कोड कंपाइल होता है। कंपाइल हो जाने के बाद एंटायर कोड आपका पहले कंपाइल होता है। कंपाइल हो जाने के बाद फिर वो जो उसकी एग्जीक्यूटेबल फाइल है आप उसको इस्तेमाल करते हैं। वेयर एज जो इंटरप्रेटेड लैंग्वेजेस होती हैं, इस पर आपका जो कोड है वो लाइन बाय लाइन इंटरप्रेट हो रहा होता है और साथ साथ प्रोसेस हो रहा होता है। तो जो कंपाइल्ड लैंग्वेजेस होती हैं उनके लिए आपको IDE की ज़रूरत होती है। यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ IDE। ID स्टैंड करता है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट किट। तो IDE एक इस तरह का सॉफ्टवेयर होता है जिसके अंदर टेक्स्ट एडिटर भी अवेलेबल होता है, और उसके अंदर कंपाइलर भी अवेलेबल होता है, उसके अंदर डिबगर भी अवेलेबल होता है, और उसके अंदर कुछ डेवलपर टूल्स भी अवेलेबल होते हैं। जैसे मेरे सामने कोड ब्लॉक्स खुला हुआ है, ये एक IDE है, सी प्लस प्लस और सी लैंग्वेज का। इंटरप्रेटर एक ऐसा सॉफ्टवेयर है, जैसे मैंने आपको भी बताया, वो कोड रीड करता है किसी स्पेसिफिक लैंग्वेज का, जैसे PHP है, जावास्क्रिप्ट है, उसको रीड करता है। रीड करने के साथ साथ लाइन बाय लाइन उसको प्रोसेस करता जाता है।
तो इस केस में जो इंटरप्रेटेड लैंग्वेजेस हैं, आपका जो कोड है उसकी कोई भी एग्जीक्यूटेबल फाइल नहीं बनती है। यहाँ पे एक चीज़ साबित हो गई, फॉर एग्जांपल आपने कोई एप्लीकेशन बनाई और आपने C++ में एप्लीकेशन बनाई, और आपका जो क्लाइंट था जिसने आपको कहा था कि मुझे ये एप्लीकेशन बना के दो, वो जो एप्लीकेशन उसने बनवाई वो उसको लिनक्स पे एग्जीक्यूट करना चाह रहा था, लिनक्स पे रन करना चाह रहा था। तो आपने क्या किया, आपने जब उसकी डेवलपमेंट की तो आपने उसकी डेवलपमेंट विंडोज़ पे की, आपने डिफरेंट एनवायरनमेंट पे उसकी डेवलपमेंट की। डेवलपमेंट हो गई, जो एग्जीक्यूटेबल फाइल थी वो आपने आगे क्लाइंट को दे दी। अब क्लाइंट ने जब उस एग्जीक्यूटेबल फाइल को लिनक्स पे एग्जीक्यूट करना चाहा, उसको रन करना चाहा, तो उसमें मसला आ गया, क्योंकि वो जो फाइल थी वो तो स्पेसिफिकली विंडोज़ के साथ कंपैटिबल थी। तो इससे ये चीज़ साबित होती है कि जब आप कंपाइल्ड लैंग्वेजेस में काम कर रहे होते हैं, तो जिस स्पेसिफिक एनवायरनमेंट के लिए आप काम कर रहे होते हैं, आपका जो कोड है उस स्पेसिफिक एनवायरनमेंट पर जाके उसको कंपाइल करना पड़ता है, बार बार उसको कंपाइल करना पड़ता है। तो जैसे आप कंपाइल कर लेते हैं, कंपाइल करने के बाद उसकी एग्जीक्यूटेबल फाइल आ जाती है, फिर आप उसको आगे इस्तेमाल कर देते हैं। लेकिन अगर आप स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस में आते हैं, इंटरप्रेटेड लैंग्वेजेस में, तो यहाँ पे काम काफ़ी आसान होता है। यहाँ पे आपने कोड लिखा, आपका सोर्स कोड रेडी है, और वही सोर्स कोड आगे आप अपने क्लाइंट को दे देते हैं, और वो उस सोर्स कोड को किसी भी प्लेटफॉर्म पे इस्तेमाल कर सकता है। तो उसमें कोई भी इशू नहीं है, क्योंकि उसकी एग्जीक्यूटेबल फाइल नहीं बनती, तो इसलिए वो जो कोड है वो हर प्लेटफॉर्म पे सपोर्टेड होता है। उसे आप क्रॉस प्लेटफॉर्म सपोर्टेड भी कह सकते हैं, ये टर्म आपने उम्मीद है सुनी होगी। चलें आगे मूव करते हैं। अब जैसा कि मैंने ऊपर डिस्कस किया, जितनी भी कंपाइल्ड लैंग्वेजेस हैं उनके लिए IDE की ज़रूरत होती है। तो अब अगर मैं PHP की तरफ आता हूँ, तो ऑब्वियसली मुझे इसके लिए भी किसी चीज़ की ज़रूरत होगी। PHP का कोड एग्जीक्यूट करने के लिए मुझे इसके एक इंटरप्रेटर की ज़रूरत होगी, और PHP एक जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक ऐसी लैंग्वेज होती है जिसका इस्तेमाल एक से ज़्यादा एप्लीकेशन डोमेन्स में हो रहा होता है, लेकिन PHP का जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल है वो वेब डेवलपमेंट में हो रहा है। तो इसके लिए मुझे एक वेब सर्वर रिक्वायर्ड होगा। तो जो मेरा कंप्यूटर है, मैं इसे एज ए वेब सर्वर इस्तेमाल करूँगा। इसको मैं कैसे एज ए वेब सर्वर इस्तेमाल करूँगा, उसके लिए एक सॉफ्टवेयर होता है, मुझे डाउनलोड करना पड़ेगा। उसकी कुछ टाइप्स होती हैं, वो मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। उसे लोकल होस्ट सर्वर कहते हैं। मैं मिसस्पेल कर रहा हूँ बार बार। लोकल होस्ट सर्वर, उसमें जो पहला आता है वो है XAMPP, जो सेकंड है वो है मैम्प, और जो थर्ड है वो है वैम्प। तो इनमें से आप कोई भी सॉफ्टवेयर चूज़ कर सकते हैं। तो मैं पर्सनली XAMPP इस्तेमाल करता हूँ। तो इसके अंदर कुछ मॉड्यूल्स होते हैं, इन तमाम के अंदर वो सेम मॉड्यूल्स होते हैं। इसमें अपाचे होता है जो कि वेब सर्वर है, और इसके साथ MySQL का मॉड्यूल होता है, और इसके साथ साथ इसमें टॉमकैट सर्वर है, उसके बाद मरकरी है, और उसके बाद फाइलज़िला है। लेकिन हमारा जो इस वीडियो लेसन में कंसर्न है वो सिर्फ और सिर्फ कि जो फर्स्ट 2 मॉड्यूल्स हैं इनके साथ है, बल्कि फर्स्ट 2 के साथ भी नहीं है, जो वेरी फर्स्ट है अपाचे, इसके साथ है। अपाचे एक वेब सर्वर है, तो इसको मैं जैसे ही अपने सिस्टम में इंस्टॉल करूँगा, इंस्टॉल करने के साथ ही मेरा जो सिस्टम है वो एक वेब सर्वर बन जाएगा। इट वुड बी गुड टू गो फॉर PHP स्क्रिप्ट। ओके, तो मैं आपको दिखाता हूँ जब आप इसको इंस्टॉल कर लेंगे। इंस्टॉल कर लेने के बाद ये आपको इस तरह से नज़र आएगा। और मैं आपको सजेस्ट करूँगा, जब भी आप कोई भी लोकल होस्ट सर्वर इंस्टॉल करते हैं, आप उसकी ऑफिशियल वेबसाइट से करें, और जो भी लेटेस्ट वर्जन चल रहा होता है आप उसको डाउनलोड करें और इंस्टॉल करें। यहाँ पे देखें, मतलब अभी जब आप ये वीडियो लेसन देख रहे हैं तो अभी ऑब्वियसली डेट कुछ और आ रही है यहाँ पे मेरे पास, और इस डेट के मुताबिक आपको ये सॉफ्टवेयर इस तरह से नज़र आ रहा है। लेकिन अगर आप इस वीडियो लेसन को काफ़ी देर बाद देखेंगे, काफ़ी लंबे अरसे बाद देखेंगे, तो ऑब्वियसली ये पुराना हो जाएगा। तो उस टाइम पे देयर इज़ अ चांस कि ये जो मेरे पास XAMPP आपको नज़र आ रहा है, कंट्रोल पैनल, इसका जो यूज़र इंटरफेस है टोटली चेंज हो, इसको अपग्रेड किया जा सकता है, क्योंकि इसकी अपडेट्स आती रहती हैं, तो उसको अपग्रेड किया जा सकता है। तो अभी के लिए जो मैं वर्जन यूज़ कर रहा हूँ वो ये है। तो यहाँ पे मुझे जो अपाचे सर्वर है इसको स्टार्ट करना पड़ेगा। अपाचे सर्वर मैंने स्टार्ट कर दिया। देखिए उसका जो बैकग्राउंड कलर है वो ग्रीन हो गया, और जो पोर्ट्स वाला पार्ट है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे पोर्ट 80 लिखा हुआ है। तो हमेशा एक चीज़ याद रखें, हम लोग जब वेब सर्वर की बात करते हैं तो हमारी जितनी भी रिक्वेस्ट जा रही होती हैं वो HTTP या HTTPS प्रोटोकॉल के थ्रू जा रही होती हैं। तो जो HTTP प्रोटोकॉल है वो पोर्ट 80 इस्तेमाल करता है। ये इशू काफ़ी सारे लोगों के साथ आता है जिन्होंने अपने कंप्यूटर में स्काइप को इंस्टॉल किया हुआ होता है, क्योंकि जो स्काइप है वो भी पोर्ट 80 पे चलता है। तो अगर आपने स्काइप इंस्टॉल किया हुआ है और आपका स्काइप पहले से चल रहा था, और उसके बाद आपने XAMPP या मैम्प वैम्प किसी को भी आपने इंस्टॉल किया और उसको रन किया, तो जो अपाचे सर्वर है वो
पोर्ट नंबर 80 को सर्च करेगा, उसको पोर्ट नंबर 80 फ्री नहीं मिलेगी और वो रन नहीं होगा। तो उसको भी फिक्स किया जा सकता है। उसको फिक्स करने के लिए आप गूगल पे जाएँ, गूगल पे जाके आप वहाँ पे क्वेश्चन लिख सकते हैं कि हाउ टू चेंज द स्काइप पोर्ट 80। तो आप जैसे स्काइप पोर्ट 80 पे जाएंगे आप उसको चेंज कर सकते हैं। वो जो वहाँ पे एक चेक बॉक्स बना हुआ होगा यूज़ पोर्ट 80 एंड 443, आप उसको अनचेक कर सकते हैं। उसके बाद आप स्काइप क्विट करते हैं। क्विट करने के बाद जब आप स्काइप दोबारा स्टार्ट करते हैं तो स्काइप फिर पोर्ट 80 को ऑक्यूपाई नहीं करेगा, पोर्ट 80 फ्री रहेगी और आपका जो लोकल होस्ट सर्वर है जैम्प, मैम्प या मैम्प व्हाटएवर, आप उसको चला पाएंगे। मेरे ख्याल से इनफ है। ओके, अब आगे मूव करते हैं। यहाँ पे जो राइट साइड पे आपको टेक्स्ट एडिटर नज़र आ रहा है, ये मैं PHP के लिए इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो आप कोई भी टेक्स्ट एडिटर इस्तेमाल कर सकते हैं। काफ़ी लंबी लिस्ट है, उसमें आपको जो अच्छा लगे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं जो नॉर्मली यूज़ करता हूँ उसमें नोटपैड ++ है और उसमें सबलाइम टेक्स्ट एडिटर 3 है, जो भी करंट वर्जन चल रहा है वो 3 है। और इसके साथ साथ मैं ब्रैकेट्स भी यूज़ करता हूँ और एटम भी है। और कभी कभार अगर मैं किसी क्लाइंट का काम कर रहा हूँ तो उसके लिए मैं नेटबीन्स यूज़ करता हूँ। नेटबीन्स एक कंप्लीट, उसका मैंने जो बंडल पैक है वो डाउनलोड किया हुआ है। उसमें HTML भी अवेलेबल है, उसमें जावास्क्रिप्ट भी अवेलेबल है, मतलब ये तमाम के तमाम मॉड्यूल्स उसमें अवेलेबल है। तो इनमें से आप कोई भी टेक्स्ट एडिटर इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ इसमें पेड हैं और कुछ इसमें फ्री हैं। ओके, तो ये सबलाइम जो है ये असल में पेड है, ये फ्री नहीं है। ओके, तो आप सबसे पहले PHP की फ़ाइल क्रिएट करेंगे। क्रिएट करने के लिए मैंने एक न्यू टैब बनाया, मैंने Ctrl+S प्रेस किया। Ctrl+S परचेज कर इसको प्रेस कर देने के बाद अब अगली बारी आती है कि इस फाइल को सेव कहाँ पे करना है। इस फाइल को मैंने किसी स्पेसिफिक डायरेक्टरी में सेव करना है। वो डायरेक्टरी कौन सी है? जो मेरा वेब सर्वर है उससे रिलेटेड कोई स्पेसिफिक डायरेक्टरी है। वहाँ पे अगर मैं अपनी फाइल्स को रखूँगा तो रखने के बाद जो मेरा वेब सर्वर है वो ऑटोमेटिकली फाइल्स को वहाँ से उठाएगा और उनको प्रोसेस कर देगा। अब मैं यहाँ से नेविगेट कर रहा हूँ जहाँ पे मैंने जैम्प को इंस्टॉल किया हुआ है। ये मेरे पास जैम्प की डायरेक्टरी आ गई। जैम्प के अंदर जाने के बाद एक htdocs के नाम से फ़ोल्डर है, मैंने इसको ओपन किया। इसको ओपन कर लेने के बाद यहाँ पे मैं एक नया फ़ोल्डर बना देता हूँ ताकि जो मेरी फाइल्स इस वीडियो लेसन से रिलेटेड हैं वो एक ही जगह पे पड़ी रहें। CPHP कंपैरिजन, ये CPHP टट उर्दू, C-PHP-tut उर्दू, इसके नाम से मैंने यहाँ पे एक फ़ोल्डर बनाया। अब इस फोल्डर के अंदर मैं PHP की फ़ाइल सेव कर रहा हूँ। यहाँ पे आप नोट कीजिएगा जो PHP की फ़ाइल का नाम मैं लिख रहा हूँ उनको मैं डबल कोट्स के अंदर लिख रहा हूँ। उसकी रीज़न है, इसका नाम फॉर एग्जांपल मैं रख देता हूँ index.php। जो इंडेक्स मैंने इसका नाम रखा है, इंडेक्स एक स्पेशल नाम है। आप इस फाइल का नाम कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन जो इंडेक्स के नाम से फ़ाइल है ये ऑटोमेटिकली लोड होती है। आप कह सकते हैं कि जो एक वेबसाइट है उसका जो एंट्री पॉइंट है असल में वो index.php फाइल होती है, अगर तो वो वेबसाइट PHP में बनी हुई है। जैसे आप C लैंग्वेज में या C++ में काम कर रहे हैं तो उसमें आपके प्रोग्राम का जो एंट्री पॉइंट होता है वो मेन फंक्शन होता है। तो ये समवट ऐसे ही काम करती है। index.php, इसको मैंने डबल कोट्स में लिखा। डबल कोट्स में लिखने का मकसद ये है कि मैं इसको इन्फोर्स कर रहा हूँ कि जो इस फाइल की टाइप होगी वो .php ही होगी। मैं नहीं चाहता कि जो नीचे सेव एज टाइप वाला पार्ट है मैं इसमें जाऊँ, मैं स्क्रॉल डाउन करूँ और मैं वहाँ जाके सर्च करूँ PHP कहाँ पे लिखा है, कौन सी इसकी एक्सटेंशन बनती है, तो वो काफ़ी सारा टाइम ले लेगा। तो इंस्टेड ऑफ दैट मैंने डायरेक्टली डबल कोट्स और डबल कोट्स के अंदर index.php लिख लिया। इसको मैं सेव करता हूँ और मेरी फाइल सक्सेसफुली सेव हो गई। अब इसको सेव कर लेने के बाद मुझे यहाँ पे PHP की बॉडी भी स्टार्ट करना होगी। उसके लिए लेसन का साइन है, फिर क्वेश्चन मार्क है, फिर PHP है और उसके बाद फिर क्वेश्चन मार्क है, फिर ग्रेटर देन का साइन है। तो हमारा जो भी सोर्स कोड आता है विल बी रिटन हेयर। तो ये जो दरमियान वाला पार्ट है इसके अंदर हमारा सारे का सारा सोर्स कोड आता है। तो यहाँ पे मैं अपने कोड को टेस्ट करने के लिए मैं एक छोटा सा मैसेज लिख देता हूँ, प्रिंट वर्किंग। इसको मैं ब्राउज़र में टेस्ट करता हूँ। अब अगर तो मेरे सामने ये मैसेज आ गया तो इसका मतलब ये है कि जो मेरा कोड है वो प्रॉपर काम कर रहा है, मेरा सर्वर बिल्कुल ठीक है। उसके लिए मैं ब्राउज़र ओपन कर लेता हूँ।
अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, मुझे उसके लिए लिखना पड़ेगा लोकल होस्ट, क्योंकि ये एक लोकल होस्ट सर्वर है। उसके बाद / और जो मेरी डायरेक्टरी थी उसका मैंने जो भी नाम लिखा था उसका नाम मुझे इसके आगे / के बाद मेंशन करना पड़ेगा। वो नाम क्या था? वो नाम था c-php-urdu, c-php-urdu। ये देखिए, मैंने जैसे ही अपना पेज रिफ्रेश किया उसकी आउटपुट मुझे ब्राउज़र में नज़र आ गई। और यहाँ पे अगर मैं आपको ब्राउज़र में सोर्स कोड दिखाता हूँ तो आप नोट कीजिएगा, व्यू पेज सोर्स, यहाँ पे सिर्फ देखें वर्किंग लिखा हुआ आपको नज़र आ रहा है, यहाँ पे आपको PHP का कोड नज़र नहीं आ रहा। तो इसमें हुआ क्या असल में, इसमें क्या ऐसा काम हुआ है, क्या ऐसी फंक्शनैलिटी परफॉर्म हुई है कि सिर्फ आपको यहाँ पे वर्किंग लिखा हुआ नज़र आ रहा है, इसके अलावा आपको सोर्स कोड नहीं नज़र आ रहा। जो मैंने भी इंस्ट्रक्शन लिखी थी PHP के कोड में, सर्वर ने उस फाइल को देखा, उसको एग्जीक्यूट किया, उसको एग्जीक्यूट कर लेने के बाद उसने वेब ब्राउज़र को HTML का रिस्पॉन्स रिटर्न किया जो कि रॉ HTML थी। ब्राउज़र ने उस HTML को पार्स किया, पार्स कर देने के बाद जो उसमें हमारे पास डाटा आया था उसने डाटा दिखा दिया, और वो डाटा आपको ये नज़र आ रहा है। और इसमें PHP का कोड नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि जो PHP का कोड है वो तो वेब सर्वर के अंदर पड़ा हुआ है, वो तो वेब सर्वर के अंदर प्रोसेस होता है, तो इसलिए वो यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा। लेकिन अगर ये HTML का कोड होता, जावास्क्रिप्ट का कोड होता या CSS का कोड होता तो ये मुझे ब्राउज़र में नज़र आ रहा होता। अगर मैं राइट क्लिक करता, सोर्स कोड में जाता तो मुझे ईजीली नज़र आ रहा होता। चलिए खैर वापस आते हैं। वापस आ जाने के बाद अब कंपैरिजन स्टार्ट करते हैं। तो कंपैरिजन के लिए मैं यहाँ पे एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेता हूँ सी लैंग्वेज का, कंसोल एप्लीकेशन, और गो पे क्लिक किया, स्किप दिस, नेक्स्ट टाइम, सी लैंग्वेज, और प्रोजेक्ट को मैं कोई टाइटल दे देता हूँ PHP C कंपैरिजन। नीचे इसकी जो डेस्टिनेशन डायरेक्टरी है वो मैंने पहले से सेव की हुई है, तो आप कोई भी सेव कर सकते हैं जो भी डिज़ायर्ड है। GCC कंपाइलर है, मैं इसी को इस्तेमाल करूँगा, फिनिश। और ये मेरे पास एक छोटी सी C की फ़ाइल आ गई है, इसको मैं जूम इन कर लेता हूँ ताकि कोड आपको ठीक से नज़र आता रहे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो मैंने अभी प्रिंट वाला फंक्शन इस्तेमाल किया था, ये जो प्रिंट वाला फंक्शन है ये C लैंग्वेज से इसने इनहेरिट किया हुआ है PHP ने। और ये जो प्रिंट F लिखा हुआ है इसकी जगह मैं प्रिंट भी अगर लिखता हूँ तो मेरे पास आउटपुट सेम आएगी। अगर मैं इस कोड को एग्जीक्यूट करता हूँ सॉरी, प्रिंट F लिखना पड़ेगा। ये देखिए मेरे सामने हेलो वर्ल्ड आ गया लिखा हुआ। और उसी तरह से अगर मैं PHP की तरफ आता हूँ तो PHP में मैंने ये जो भी लिखा हुआ है इसको अगर मैं वेब ब्राउज़र में जाके देखता हूँ तो कोड इंटरप्रेट होगा और ये आउटपुट ब्राउज़र में नज़र आ जाएगी। अब वेरिएबल्स की तरफ आते हैं। साथ साथ मैं यहाँ पे मेंशन करता जाता हूँ जो कुछ हम लोग कवर कर रहे हैं। वेरिएबल्स की रूल्स सेम है, एक मेजर डिफरेंस है। वो डिफरेंस क्या है, अगर आप सी लैंग्वेज में आते हैं तो सी लैंग्वेज में आके जो आप वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे और आप उसमें कोई इंटीजर स्टोर करवाना चाहते हैं तो उस वेरिएबल की जो टाइप है डिक्लेरेशन के टाइम पे आपको उसकी टाइप भी चूज़ करना पड़ेगी। यानी कि मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा int num इक्वल्स टू 25। तो मैंने एक इंटीजर स्टोर करवा दिया, num के नाम से एक वेरिएबल है जिसकी टाइप इंटीजर है उसके अंदर। और यही काम अगर मैं PHP में करना चाहता हूँ तो PHP के जो वेरिएबल्स हैं उसका जो नाम शुरू होता है वो डॉलर से शुरू होता है, डॉलर, और डॉलर के बाद जो अगला वाला रूल है कि जो भी वेरिएबल का नाम है वो किसी नंबर से स्टार्ट नहीं हो सकता। जैसे आप सी लैंग्वेज में आते हैं या C++ में या जावा में आते हैं तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कोई वेरिएबल दूसरा डिक्लेयर करता हूँ int 4 num, तो ये एक इनवैलिड वेरिएबल है ये वाला, क्योंकि इसके शुरू में डिजिट आ गया। और आप देख सकते हैं ऊपर जो कलर है इसका ऊपर वाले वेरिएबल का और जो नीचे वाले वेरिएबल का है वो चेंज आपको नज़र आ रहा है, वो पिंक कलर में नज़र आ रहा है। तो हमारे पास जो डाटा कांस्टेंट होता है बेसिकली सी लैंग्वेज के अंदर, अगर आप
कोड ब्लॉक्स यूज़ कर रहे हैं, तो कोड ब्लॉक्स हमें फैसिलिटेट करता है, वो उसकी कलर स्कीम चेंज कर देता है। तो जो कॉन्स्टेंट्स हैं वो ऑब्वियसली एक ही कलर के आ जाएंगे। तो इस टाइम पे जो for num मैंने लिखा हुआ है ये एक इनवैलिड वेरिएबल नेम है, लेकिन इसको एक कांस्टेंट कंसिडर किया जा रहा है। इसका कलर देखें पिंक है और इसका कलर भी पिंक है। अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ तो मेरे सामने एरर आ जाएगा। इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। ये देखें, ये रेड कलर का एक बॉक्स बना हुआ आपको नज़र आ गया लाइन नंबर 9 पे, और ये बॉक्स क्या कहता है, एक्सपेक्टेड आइडेंटिफायर और ओपनिंग ब्रैकेट बिफोर न्यूमेरिक कांस्टेंट। और इससे ऊपर जो रेड कलर का एरर आ रहा है वो लिखा हुआ है इनवैलिड सफिक्स नम ऑन इंटीजर कांस्टेंट। तो यहाँ पे जो मैंने ये सबसे पहले डिजिट लिखा, उसके आगे वेरिएबल का नाम लिखा, ये एब्सोल्युटली रॉन्ग है, ये गलत है, ये सिंटैक्स एरर है। अगर मैं आता हूँ PHP की तरफ, तो PHP में भी हमें इन रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा। मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, वेरिएबल्स कैन कंटेन अंडरस्कोर्स कैरेक्टर्स और नंबर्स। मस्ट कंटेन या मस्ट स्टार्ट with dollar followed by and followed by underscore और अल्फ़ाबेट। यानी कि डॉलर के फ़ौरन बाद आपके पास या तो अंडरस्कोर आएगा, या आपके पास कोई कैरेक्टर आ सकता है, या अल्फ़ाबेट आ सकता है, उसको एक वैलिड वेरिएबल कंसिडर किया जाएगा। तो अगर आपका वेरिएबल किसी नंबर से स्टार्ट होता है, यानी कि डॉलर के फ़ौरन बाद कोई नंबर आ जाता है, इमीडिएट फॉलोइंग कोई नंबर आ जाता है, तो वो एक इनवैलिड वेरिएबल होगा। फॉर एग्जांपल मैंने लिखा यहाँ पे डॉलर के बाद मैंने यहाँ पे लिखा for num, तो ये इनकरेक्ट है, एक इनवैलिड वेरिएबल नेम है। तो इसको ब्राउज़र में देखते हैं। मैंने रिफ्रेश किया तो ये देखें पार्स एरर आ गया, सिंटेक्स एरर, अनएक्सपेक्टेड for एक्सपेक्टिंग वेरिएबल। तो यहाँ पे for को मुझे हटाना पड़ेगा। अगर मैं इसको अंडरस्कोर कर देता हूँ तो अभी देखें एक वैलिड वेरिएबल नेम बन गया है। तो जो मैं टेक्स्ट एडिटर इस्तेमाल कर रहा हूँ मुझे फैसिलिटेट कर रहा है, अगर मैं एक वैलिड वेरिएबल नेम लिखता हूँ तो उसका कलर वो ब्लूइश ग्रे टाइप कर देता है, और अगर उसका नाम इनवैलिड होता है तो इनवैलिड के केस में उसका कलर वाइट कर देता है। अब देखिए मैंने अंडरस्कोर लिखा हुआ है, तो अंडरस्कोर की बजाय मैं खाली नम भी लिख सकता हूँ, उसके बाद डॉलर अंडरस्कोर नम भी लिख सकता हूँ, उसके बाद डॉलर num1 भी लिख सकता हूँ। मकसद ये है कि जो मैंने यहाँ पे डिजिट यूज़ किया वो डिजिट डॉलर के फ़ौरन बाद नहीं आना चाहिए। और यहाँ पे आप एक चीज़ नोट करें, जब मैंने वेरिएबल डिक्लेयर किया PHP में, तो डिक्लेरेशन के बाद मैंने उसकी जो डिक्लेरेशन के टाइम पे मैंने उसकी टाइप डिफ़ाइन नहीं की। मैंने डायरेक्टली डॉलर नम लिख दिया, उसके बाद डॉलर अंडरस्कोर नम लिख दिया, उसके बाद डॉलर num1 लिख दिया। तो अगर आप इसका कंपैरिजन सी लैंग्वेज के कोड के साथ करते हैं तो यहाँ पे देखें मुझे उसकी टाइप बताना पड़ी, उसकी टाइप मुझे इंटीजर बताना पड़ी। यानी फॉर एग्जांपल ये जो मेरे आगे मेरे पास जो 25 लिखा हुआ है, अगर ये 0.05 लिखा हुआ आ रहा होता और इसको मैं एक इंटीजर टाइप वेरिएबल में स्टोर कर देता, तो होता क्या, जो ये वाला पार्ट है 0.05 ये ट्रंकेट हो जाता। तो ट्रंकेट हो जाने के बाद जो सिर्फ 25 है वो इस वेरिएबल में असाइन हो जाता है। इसको मैं आपको करके दिखाता हूँ। printf एक्चुअली मैंने सी लैंग्वेज में बहुत पहले काम किया था, और बल्कि मैंने इसमें काम नहीं किया हुआ, बहुत कम काम किया हुआ। चलिए खैर इसको ट्राई करते हैं। ये जो मैंने %d लिखा हुआ है, d का मतलब होता है डिजिट, और इसको प्लेस टेकर भी कहते हैं।
ये देखिए मेरे सामने 25 आ गया। अगर आप नोट करें जो मैंने असाइन किया था वो मैंने 25.05 किया था, लेकिन वेरिएबल की टाइप क्या थी, नम थी, सॉरी वेरिएबल की टाइप क्या थी, इंटीजर थी। तो उसमें जो 0.05 था उसने ट्रंकेट कर दिया ऑटोमेटिकली। अगर मैं यही सेम काम यहाँ पे PHP के साथ करता हूँ, तो मैंने वेरिएबल डिक्लेयर किया, डिक्लेरेशन के साथ ही उसको मैंने 25.05 के साथ इनिशियलाइज कर दिया। और अगर मैं इसको प्रिंट करता हूँ, अगर मैं इसको प्रिंट करता हूँ तो ये इस तरह से नज़र आएगा। अगर मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो ये डायरेक्टली इस तरह से नज़र आ रहा है। तो यहाँ पे जो ये बिहेवियर शो कर रहा है PHP वाला कोड, इसको हम इस बिहेवियर के बेस पे इसे लूजली टाइप लैंग्वेज कहते हैं। अगर आप सी लैंग्वेज में आते हैं तो देखें उसने इस चीज़ की टेक केयर की है, उसने चेक किया है कि जो वेरिएबल है उसकी टाइप किया है, उसकी टाइप के मुताबिक जो डाटा उसको साइन किया जा रहा था जो कि सूटेबल नहीं था उसने उसको ट्रंकेट कर दिया था। ओके, अब आगे मूव करते हैं। तो यहाँ पे जो PHP के वेरिएबल्स होते हैं उनको आप कोई भी डाटा साइन कर सकते हैं। यानी फॉर एग्जांपल ये जो नम के नाम से एक वेरिएबल मैंने डिक्लेयर किया था, उसको इनिशियलाइज़ किया था 25.05 के साथ, इसको मैं कुछ भी असाइन कर सकता हूँ। यहाँ पे मैं एक लाइन ब्रेक ऐड कर देता हूँ। लाइन ब्रेक ऐड करने के लिए ये जो मैंने इंस्ट्रक्शन लिखी हुई है, लेस देन का साइन, उसके बाद BR, उसके बाद ग्रेटर देन का साइन, ये HTML का टैग है। तो ये मैं ब्राउज़र के लिए इंस्ट्रक्शन लिख रहा हूँ। ब्राउज़र इस कोड को जैसे ही प्रोसेस करेगा तो इसके नीचे जो भी लिखा आ रहा होगा उसको वो नेक्स्ट लाइन पे ले जाएगा। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और जो नम है इस दफ़ा मैं इसको कोई और डाटा असाइन कर देता हूँ। इस दफ़ा मैं इसको स्ट्रिंग असाइन कर देता हूँ, पाकिस्तान। तो यहाँ पे आप नोट करें जो सेम वेरिएबल है नम के नाम से, उसको पहले मैंने डाटा कुछ और असाइन किया 25.05, अब मैं उसको पाकिस्तान असाइन कर रहा हूँ। इसको मैं सेव करता हूँ। सेव कर लेने के बाद अगर मैं ब्राउज़र पर जाता हूँ, रिफ़्रेश करता हूँ तो सक्सेसफुली 25 आ गया और उसके साथ नीचे पाकिस्तान भी आ गया। तो इस बिहेवियर की बेस पे जो PHP है इसे एक लूजली टाइप लैंग्वेज कहा जाता है। तो इसी तरह मैं इसको आगे जो डिफरेंट दूसरी डाटा टाइप्स हैं मैं वो भी असाइन करूँगा, तो वो सक्सेसफुली डाटा इस वेरिएबल को असाइन होता जाएगा, अनलाइक C++, ये जावा। इसमें अब कुछ नेमिंग कन्वेंशंस की बात आ जाती है। तो जो डिफरेंट टाइप्स की जो कन्वेंशंस हैं उसमें एक तो आती है, जैसे लेट सपोज आपका वेरिएबल है उसमें 3 तरह के नाम आ रहे हैं, मतलब 3 वर्ड्स पे आपका वेरिएबल कंसिस्ट कर रहा है उसका जो नाम है। यानी फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखता हूँ $my first name is, और मैं इसको अपना नाम असाइन कर देता हूँ ASSAD। अगर आप इस वेरिएबल को देखते हैं क्या ये रीडेबल है, ये ऑब्वियसली रीडेबल नहीं है। आपको इसको गौर से देखना पड़ेगा, फिर आपको पता चलेगा इसमें मैंने लिखा क्या हुआ है, इस वेरिएबल का एक्चुअली नाम क्या है। और इसको बेहतर किया जा सकता है। इसका मैं एक और वर्जन लिखता हूँ नीचे, $my first name is असद। अब जो मैंने नीचे वाला वर्जन लिखा लाइन नंबर 24 पे, इसे कैमल केस कहते हैं। इसमें जब वेरिएबल का नाम स्टार्ट हुआ तो वो लोअर केस में रहा, उसके बाद आगे जितने भी वर्ड्स आते गए उनका जो सबसे पहला कैरेक्टर था वो अपर केस में आ गया। जैसे फर्स्ट है, फर्स्ट का F अपर केस में आ गया, नेम का N आ गया और इज़ का I आ गया। तो ये कुछ रीडेबल हो गया। तो ये वाला जो सिंटेक्स है इसको स्ट्रिक्टली जावा में फॉलो किया जाता है। अगर आप जावा में ये सिंटेक्स इस्तेमाल नहीं करते हैं तो आपको जावा का प्रोग्रामर कंसिडर नहीं किया जाएगा। उसके बाद एक और टाइप का सिंटेक्स है, आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जो लाइन नंबर 23 है ये वैलिड तो है, ये वैलिड है लेकिन रीडेबल नहीं है। ऑल्सो रीडेबल। जो इसकी एक और टाइप है मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। जितने भी वर्ड्स हैं उनको मैं सेपरेट कर देता हूँ अंडरस्कोर्स के साथ। फर्स्ट नेम इज़, तो ये भी देखें अच्छा खासा रीडेबल है। तो जो PHP है, अगर आप इसके स्टैंडर्ड्स की बात करते हैं तो PHP के लिए सजेस्ट किया जाता है कि आप ये जो मैंने इसका तीसरा वर्जन लिखा है आप ये इस्तेमाल किया करें, ये ज़्यादा बेहतर रहेगा। वैलिड एंड ऑल्सो रीडेबल। ओके, अब यहाँ पे डाटा टाइप्स की बात कर लेते हैं।
जो PHP के अंदर डेटा टाइप्स आती हैं वो यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ। जो सबसे पहली टाइप है वो इंटीजर है, जो सेकंड टाइप है वो डबल है, जो थर्ड टाइप है वो बूलियन है, जो फोर्थ टाइप है वो स्ट्रिंग है, जो फिफ्थ टाइप है नल है, जो सिक्स टाइप है वो ऑब्जेक्ट है, जो सेवन्थ टाइप है वो एक एरे है, जो एथ टाइप है वो रिसोर्स आईडी है। तो ये पॉसिबल डाटा टाइप्स PHP के अंदर अवेलेबल हैं। और अगर मैं आता हूँ सी लैंग्वेज के अंदर, तो अभी इसकी डाटा टाइप्स को भी देख लेते हैं। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ टाइम सेव करने के लिए। यहाँ पे आप एक चीज़ नोट करें, जो मैंने कमेंट किया हुआ है, एक पूरे का पूरा मैंने ब्लॉक कमेंट किया हुआ है। तो सबसे पहले फॉरवर्ड स्लैश, फिर एस्ट्रिक, फिर उसके बाद उसको मैंने क्लोज किया तो एस्ट्रिक, और उसके बाद फॉरवर्ड स्लैश। तो ये सेम सिंटेक्स है C++ में और इसमें, जावा में भी सेम है। ओके तो अगर आप सी लैंग्वेज में आते हैं, तो सी लैंग्वेज में जो इंटीजर के नाम से डेटा टाइप है, इसकी आगे बहुत सारी टाइप्स आ जाती हैं। शॉर्ट, टाइनी, लॉन्ग, तो इस टाइप की इसमें वेरिएशन आ जाती हैं। उसके बाद इसमें फ्लोट भी आ जाता है। फ्लोट के बाद फिर आगे डबल आता है। डबल जो है वो फ्लोट की बेसिकली डबल प्रिसीजन है। जो भी उसका डाटा साइज़ होता है, उसकी जो कैपेसिटी होती है, अगर आप डबल के नाम से डाटा टाइप यूज़ करते हैं तो वो उसका साइज़ डबल हो जाता है। स्ट्रिंग है, उसके बाद स्ट्रिंग के नाम से सी लैंग्वेज में डाटा टाइप नहीं है। जो स्ट्रिंग के नाम से डाटा टाइप है ये C++ में अवेलेबल है, उसके साथ साथ जावा में अवेलेबल है, लेकिन सी लैंग्वेज में अवेलेबल नहीं है। तो मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। उसके बाद इसमें नल है, ऑब्जेक्ट, एरे है और रिसोर्स आईडी है। चलिए आप थोड़ी सी डाटा टाइप्स की प्रैक्टिस कर लेते हैं क्विकली। यहाँ पे मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लेता हूँ। वही जो ऊपर वेरिएबल था मैं उसी को इस्तेमाल कर रहा हूँ। इसको मैं रीडिक्लेयर नहीं कर रहा, इसको मैं जस्ट इस्तेमाल कर रहा हूँ। इसको मैं वैल्यूज़ असाइन कर रहा हूँ, तो जो इसकी प्रीवियस वैल्यू थी वो ओवरराइट हो जाएगी। तो यहाँ पे आके मैंने लिखा पाकिस्तान, नीचे आके मैंने एको लिखा। अच्छा, इसमें एको और प्रिंट के नाम से दो फंक्शंस हैं और दोनों तकरीबन एक ही काम कर रहे होते हैं। दोनों आपका जो डाटा है उसको प्रिंट करवा रहे होते हैं। बेशक आप उनको पेरेंथेसिस के अंदर लिख लें, बेशक आप पेरेंथेसिस के अंदर ना लिखें, डायरेक्टली डबल कोट्स या सिंगल कोट्स के अंदर लिख लें। और मेरे पास वेरिएबल है, तो मेरे केस में मुझे सिंगल या डबल कोट्स की ज़रूरत नहीं है, तो मैं डायरेक्टली वेरिएबल का नाम लिख दूंगा। और यहाँ पे मैं कुछ लाइन ब्रेक्स ऐड कर देता हूँ। अगर मैं ब्राउज़र पे जाता हूँ, रिफ़्रेश करता हूँ, तो ये देखें नीचे पाकिस्तान लिखा हुआ आ गया। तो जो ऊपर मेरे पास डाटा आउटपुट हो रहा है, मैं ज़रा उसको कमेंट कर देता हूँ, क्योंकि उसकी ज़रूरत नहीं है। और ये ब्रेक्स को भी मैं डिलीट कर देता हूँ। ओके, तो यहाँ पे हम ये जो डाटा है इसकी टाइप साथ चेक करना चाह रहे हैं। तो उसके लिए PHP का एक बिल्ट इन फंक्शन है गेट टाइप के नाम से। जो गेट टाइप के नाम से फंक्शन है, ये एक पैरामीटर एक्सपेक्ट करता है। तो मैं इसको जो पैरामीटर है वो पास कर देता हूँ, जो कि हमारा वेरिएबल है। और इसके साथ में एक स्ट्रिंग कनकैटिनेट कर देता हूँ। ये मैंने पीरियड का साइन यूज़ किया है, इसे आप डॉट भी कह सकते हैं। और इसको मैंने कनकैटिनेशन के लिए इस्तेमाल किया। कनकैटिनेशन ऑपरेटर है BR। अगर इसको मैं ब्राउज़र में आपको दिखाता हूँ, रिफ़्रेश करता हूँ, तो देखें उसने इसकी डाटा टाइप स्ट्रिंग बता दी है। मेरे ख्याल से जो ब्राउज़र है, मैं इसकी विड्थ भी कम कर देता हूँ ताकि आपको साइड बाय साइड नज़र आता रहा।
इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और इसको मैं डिफरेंट टाइप के जो डाटा टाइप्स हैं वो साइन कराता हूँ पाकिस्तान। और अब यहाँ पे मैं सिंगल कोट्स के साथ उसको पाकिस्तान असाइन करवा रहा हूँ। तो हमेशा एक चीज़ याद रखें, अगर आप PHP में आते हैं तो PHP के अंदर जो कैरेक्टर डाटा टाइप है इसका कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं है, वो C लैंग्वेज में है। वो मैं लिखना भूल गया था, मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। 4, इसको कैर भी कह सकते हैं, 4 भी कह सकते हैं, अप टू यू। इसको मैंने रिफ्रेश किया तो ये देखें जो मैंने सेकंड लाइन लिखी हुई थी यहाँ पे पाकिस्तान सिंगल कोट के साथ, उसको भी उसने स्ट्रिंग कंसिडर किया। तो PHP के अंदर कैरेक्टर के नाम से जो डाटा टाइप है वो एग्जिस्ट नहीं करती। इसको फिर से कॉपी कर लेता हूँ, पेस्ट, और यहाँ पे आके लिखता हूँ 25। तो 25 एक इंटीजर है। अगर मैं रिफ्रेश करता हूँ तो ये उसने इसकी टाइप बता दी। उसके साथ साथ अगर मैं इसको कॉपी करता हूँ, कॉपी करने के बाद नीचे पेस्ट करता हूँ, 25.05 मैंने कर दिया इस दफ़ा। तो ये एक फ्लोटिंग पॉइंट नंबर बन गया। लेकिन PHP के अंदर जो फ्लोट डाटा टाइप है वो एग्जिस्ट नहीं करती है। तो फ्लोट की जगह पे जो डबल प्रिसीजन वाली डाटा टाइप डबल है वो एग्जिस्ट करती है। तो इसलिए इसकी जो डाटा टाइप नज़र आएगी वो डबल आएगी। ये देखें, इसको मैंने पेस्ट किया। पेस्ट कर देने के बाद यहाँ पे लिखा ट्रू, और अब जो डाटा टाइप आएगी वो बूलियन आएगी। रिफ्रेश, बूलियन। और इसको मैं नल असाइन कर रहा हूँ। नल आप बेशक अपर केस में लिख लें, बेशक आप लोअर केस में लिख लें, PHP का स्क्रिप्ट माइंड नहीं करेगा। ये देखिए नल। और इसकी जगह पे अगर मैं इसको कोई एरे असाइन करवाता हूँ तो उसकी डाटा टाइप एरे आ जाएगी। आप एरे ऐसे भी असाइन करवा सकते हैं, और जो ओल्ड सिंटेक्स है वो ये है, एरे के नाम से फंक्शन। आप ये काम भी कर सकते हैं। आपको यहाँ पे मैं करके दिखा देता हूँ, ज़्यादा बेहतर है। ये ओल्ड सिंटेक्स है, एरे के नाम से फंक्शन है, आप उसको कॉल करते हैं और वो आपको एक एरे रिटर्न कर रहा होता है, एम्प्टी एरे। और यहाँ पे आप देखें जो एरे है आपने उसको इसको मैंने कोई भी साइज़ नहीं दिया। मतलब C लैंग्वेज में जब भी आप काम करते हैं तो एरे का स्पेसिफिक साइज़ होता है। यानी फॉर एग्जांपल अगर मैं C वाले कोड पे आता हूँ, यहाँ पे आके कोई एरे डिक्लेयर करता हूँ, तो डिक्लेरेशन के लिए मुझे लिखना पड़ेगा इंट। फॉर एग्जांपल अगर इंटीजर टाइप एरे थी और इसके अंदर मुझे एरे का नाम लिखना पड़ेगा ARR। लेट सपोज मैंने इसका नाम रख दिया और यहाँ पे मैंने 2 लिख दिया। इसका मतलब है कि इसमें सिर्फ 2 वैल्यूज़ आ सकती हैं, और ये 2 वैल्यूज़ मैंने असाइन कर दें इसको 100, 23। तो इनमें से किसी भी वैल्यू को अगर मैंने प्रिंट करवाना है, प्रिंट करवाने के लिए मुझे नीचे आकर लिखना पड़ेगा printf, और printf के बाद यहाँ पे मुझे प्लेस टेकर लिखना पड़ेगा D, और उसके बाद ARR, और उसके जो भी स्पेसिफिक इंडेक्स पे जो वैल्यू पड़ी हुई है, अगर मैं उसको प्रिंट करवाना चाह रहा हूँ तो 100 है, तो 0th इंडेक्स पे इस टाइम पे 100 पड़ा हुआ है। मैंने यहाँ पे 0 लिखा तो इसका मतलब ये है कि 0 प्रिंट हो जाएगा। ये देखें आपको 100 नज़र आ गया। इसी तरह से अगर मैं 23 को लाना चाहता हूँ तो ऑब्वियसली मुझे इंस्टेड ऑफ 1 यहाँ पे इंस्टेड ऑफ 0 मुझे 1 लिखना पड़ेगा। तो इंडेक्स नंबर 1 पे 23 आ रहा है। इसको अगर मैं एग्जीक्यूट कराता हूँ तो 23 आ गया मेरे पास। अब आते हैं PHP की तरफ। PHP में मैंने ये एक एरे डाटा स्ट्रक्चर यूज़ किया और मैंने नम के नाम से वेरिएबल को असाइन कर दिया। तो अभी यहाँ पे मैं वो साइज़ की बात नहीं कर रहा जो मैंने लेफ्ट साइड पे C लैंग्वेज वाले कोड में की। तो साइज़ की तरफ अभी आते हैं। तो इसकी अगर मैं आपको आउटपुट दिखाता हूँ, रिफ्रेश, ये देखें एरे। उसके साथ अगर इसका जो दूसरा वाला सिंटेक्स है अब उसको देख लेते हैं, जो कि नया है, $num equals to square brackets, new syntax introduced in PHP 5। जो स्क्वायर ब्रैकेट्स वाला सिंटेक्स है ये PHP 5 में इंट्रोड्यूस कराया गया।
और अगर मैं रिफ़्रेश करता हूँ तो देखें आउटपुट में कोई चेंज नहीं आया, वो एक एरे है। उसके बाद मैं कोड पेस्ट करता हूँ यहाँ पे। पेस्ट कर देने के बाद यहाँ पे मैं लिखता हूँ न्यू ऑफ std क्लास। रिफ्रेश। तो यहाँ पे आप नोट कर सकते हैं जो अभी मेरे पास डाटा टाइप इस वेरिएबल के अंदर स्टोर्ड है वो एक ऑब्जेक्ट है। वो किस टाइप का ऑब्जेक्ट है? वो std क्लास की टाइप का ऑब्जेक्ट है। std क्लास एक जेनेरिक क्लास है, एक डाटा स्ट्रक्चर है, और इसको आप बेसिकली डाटा के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे आप एरे को इस्तेमाल करते हैं उसी तरह से आप इसको भी आपके डाटा के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। जो आपका स्पेसिफिक टाइप का डाटा है उसके लिए आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। एक कंटेनर है असल में ये। अच्छा, उसके बाद अगर आप कोई फ़ाइल क्रिएट करते हैं, मतलब फ़ाइल हैंडलिंग का काम आप सी लैंग्वेज में कर रहे हैं, तो अगर मैं यहाँ पे करता हूँ तो कैसे करूँगा? नम के नाम से जो वेरिएबल है इसको एक रिसोर्स असाइन हो जाएगा। एफ ओपन के बाद यहाँ पे फाइल नेम आ जाएगा, अच्छा .txt, और उसके आगे फाइल का मॉड आ जाएगा। आप किस मॉड के साथ उसको ओपन करना चाह रहे हैं। तो लेट्स सपोज मैं राइट के साथ करना चाह रहा हूँ, तो मैंने यहाँ पे w लिख दिया। अब ये कोड जैसे ही एग्जीक्यूट होगा, जो ये वाली लाइन है ये क्या काम करेगी? राइटिंग के केस में अगर पीछे फाइल अवेलेबल नहीं है तो फाइल को क्रिएट कर देगी। ये सिर्फ राइटिंग के केस में होगा। इसको एग्जीक्यूट करते हैं, रिफ्रेश, और ये देखें रिसोर्स। उसमें बता दी कि इस टाइम पे जो नम के नाम से वेरिएबल है इसमें कोई रिसोर्स पड़ा हुआ है। तो PHP के अंदर जो इसके वेरिएबल्स होते हैं आप उनको जस्ट डिक्लेयर करें, डिक्लेरेशन के बाद कोई भी डाटा टाइप असाइन कर दें, वो सक्सेसफुली उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। और ये जो मैंने फ़ाइल की बात की asad.txt, ये फ़ाइल क्रिएट हो चुकी है। जो मेरी प्रोजेक्ट डायरेक्टरी है जिसमें मेरी index.php के नाम से फ़ाइल पड़ी हुई है, ये फ़ाइल asad.txt अब उसके अंदर अवेलेबल है। मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये एक शॉर्टकट है मुझे उस डायरेक्टरी पे जाने के लिए। मैंने जैम्प को ओपन किया, उसके आगे एक्सप्लोरर के नाम से बटन है, मैंने उस पर क्लिक किया, फिर htdocs पे क्लिक किया। htdocs पे क्लिक कर लेने के बाद ये मेरा फोल्डर आ गया। तो ये देखें असद के नाम से फ़ाइल यहाँ पे अवेलेबल है जो कि एम्प्टी है। और यही काम अगर आप इसमें करना चाहते हैं, सी लैंग्वेज में करना चाहते हैं, तो उसका सिंटेक्स मैं आपको दिखा देता हूँ। ये फाइल का पॉइंटर है ptr = f open, तो ये देखें सेम सिंटेक्स है। यहाँ पे देखें f open और यहाँ पे देखें f open। सिर्फ डिफरेंस ये है कि यहाँ पे फाइल टाइप का एक पॉइंटर मैंने पहले डिक्लेयर किया था, लेकिन जो PHP का केस है यहाँ पे मुझे कोई भी पॉइंटर डिक्लेयर नहीं करना पड़ा। डायरेक्टली मैंने फंक्शन कॉल किया और फंक्शन ने जो भी रेफरेंस रिटर्न किया वो मेरे इस वेरिएबल में, जो नम के नाम से वेरिएबल है, वो इसमें स्टोर हो गया। तो आप देख सकते हैं PHP कितनी सिंपल है, कितनी आसानी के साथ इसमें काम हो रहा है। ओके, तो इसके बाद अब आगे ऑपरेटर्स की तरफ आते हैं। बल्कि ऑपरेटर्स पे जाने से पहले जो एरेज वाला पार्ट है उसको डिस्कस कर लेते हैं। इसको मैं रिमूव करता हूँ। अब PHP के अंदर मैं जब भी एरे डिक्लेयर करूँगा तो डिक्लेरेशन के लिए मुझे एरे का साइज़ नहीं देना पड़ेगा। तो PHP में जितने भी एरेज हैं वो उनका साइज़ कांस्टेंट नहीं होता। मैं यहाँ पे लिखता हूँ $ARR = ARRAY। ये मैं एक एरे बना रहा हूँ, उसको साथ में इनिशलाइज कर रहा हूँ। उसमें पाकिस्तान पड़ा हुआ है, उसमें इंडिया पड़ा हुआ है, उसमें USA पड़ा हुआ है, और उसमें UK पड़ा हुआ एरे में। तो इसमें से अगर मैं कोई भी वैल्यू प्रिंट करवाना चाहता हूँ तो प्रिंट करवाने के लिए मैं लिखूँगा एको, या मैं प्रिंट के नाम से फंक्शन यूज़ कर लूँगा। आपका जो दिल चाहे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो $ARR आगे स्क्वायर ब्रैकेट्स। अगर मैंने पाकिस्तान को प्रिंट करवाना है
तो मुझे यहाँ पे 0 लिखना पड़ेगा। तो सेम केस ये बेसिकली सी लैंग्वेज वाला है। तो सी लैंग्वेज में मैंने जैसा कि आपको बताया कि कैरेक्टर्स का कॉन्सेप्ट आ जाता है, इसमें स्ट्रिंग का कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं है। तो यहाँ पे ये जो एरे है ये एरे ऑफ स्ट्रिंग्स है असल में। तो इस तरह की एरे मैं सी लैंग्वेज में नहीं बना सकता, डिफरेंट मुझे दूसरे टैक्टिक्स यूज़ करना पड़ेंगे, लेकिन मैं इस तरह का काम नहीं कर सकता। तो अगर मैं ये कोड एग्जीक्यूट करता हूँ तो जो ब्राउज़र में इसका रिजल्ट आएगा वो देखें पाकिस्तान लिखा हुआ आ गया। और अगर मैं 0 की जगह पे 1 लिख देता हूँ, इंडिया लिखा हुआ आ जाएगा, एंड सो ऑन। तो एरेज हर जगह पे 0 से स्टार्ट होती हैं। अब फॉर एग्जांपल मैं ये रिमूव करता हूँ, रिमूव कर देने के बाद इसको मैं कुछ नंबर्स असाइन कर देता हूँ। ये मैंने इसको कुछ न्यूमेरिक वैल्यूज़ असाइन कर दी, इस एरे को इनिशियलाइज़ कर दिया 25, 12, 13, 5, 13, 2, 16, 5, 1 के साथ मैंने इसको इनिशियलाइज़ कर दिया। अब इंडेक्स नंबर 1 पे जो वैल्यू आ रही है वो 1, 2, 1, 3 आ रही है। अगर मैं इसको ब्राउज़र में देखता हूँ तो ये देखें 1, 2, 1, 3 आ गई। अब यही सेम वैल्यूज़ के साथ मैं सी लैंग्वेज में एक एरे डिक्लेयर करता हूँ। मैंने यहाँ पे लिखा इंट ARR, और वो जो वैल्यूज़ थी उनको मैंने यहाँ पे डायरेक्टली पेस्ट कर दिया। पेस्ट कर देने के बाद यहाँ पे भला ट्राई करते हैं कि जो मैंने अभी काम किया क्या इसकी बेस पे जो इसका साइज़ है, अगर मैं साइज़ नहीं देता कोई प्रॉब्लम तो नहीं आती। इसको वैसे कभी मैंने इस तरह ट्राई नहीं किया, तो लेट्स ट्राई। printf ARR, ओहो, %d और उसके बाद ARR, और मैं यहाँ पे लिखूँगा 1। देखें यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है $ARR1, यहाँ पे लिखा हुआ है ARR1, क्योंकि PHP है तो PHP में जितने भी वेरिएबल्स हैं उनसे पहले डॉलर का साइन आता है नाम से पहले। इस कोड का अगर मैं एग्जीक्यूट करता हूँ तो यहाँ पे मसला आ रहा है। मसला क्या आ रहा है? एरर एक्सपेक्टेड स्टेटमेंट बिफोर, और यस ये प्रॉब्लम आ रही है। असल में इसको हटाना पड़ेगा। एक जो पैरेंथेसिस मैंने कॉपी की थी वहाँ से एक एक्स्ट्रा कॉपी हो गई थी। ये देखें 1, 2, 1, 3 आ गया। और अगर मैं ब्राउज़र में जाता हूँ, ब्राउज़र मैंने पहले से रिफ्रेश किया हुआ था, तो ये देखें 1, 2, 1, 3 लिखा हुआ आपको नज़र आ गया। यहाँ पे एक और काम करते हैं। अब फॉर एग्ज़ाम्पल मैं चाहता हूँ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 वैल्यूज़ हैं इस एरे के अंदर। जब इंडेक्स नंबर 0 से शुरू हो रहे हैं तो उसका मतलब ये है कि जो आखिरी वैल्यू है, ये वाली वैल्यू, ये 6 पे पड़ी हुई है, इंडेक्स नंबर 6 पे पड़ी हुई है अगर आप काउंटिंग 0 से स्टार्ट करते हैं। तो मैं इंडेक्स नंबर 7 पे कोई वैल्यू रखवाना चाहता हूँ। मैं यहाँ पे लिखता हूँ एरे और इस पर 7 इक्वल्स टू 1000। हम इसको ट्राई करते हैं और जो इंडेक्स नंबर 7 है मैं उसको यहाँ पे प्रिंट करवाने की कोशिश करता हूँ साथ। ये देखें 1000 आ गया, और उसके साथ 8, 1200, तो इंडेक्स नंबर 8 पे 1200 आ गया। इसको मैं एग्जीक्यूट करवाता हूँ तो ये देखें 1200 आ गया। अब यहाँ पे एक और काम करते हैं इसको ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए। मैं इस पार्ट को रिमूव करता हूँ। रिमूव कर देने के बाद मैं यहाँ पे लिखता हूँ फॉर लूप i इक्वल्स टू 7, i इज़ लेस देन 10, i प्लस प्लस। सिंपली मैंने करना क्या है, जो मेरे पास ऊपर एरे आ रही है उसके स्पेसिफिक इंडेक्स पे मैंने वैल्यू असाइन करनी है। जो भी i की वैल्यू थी प्लस 1000 और प्लस उसमें 2, वो असाइन करने के बाद मैं साथ नीचे प्रिंट भी करवा रहा हूँ। इसको मैंने कॉपी किया तो वही जो सेम इंडेक्स था वो मैं साथ प्रिंट भी करवा रहा हूँ।
देखते हैं कोड प्रॉपर काम करता है या नहीं करता। मैंने रिफ्रेश किया तो यहाँ पे एरर आ गया। वो एरर क्या है, अब उस एरर को देख लेते हैं। ये बेसिकली वार्निंग है। वार्निंग क्या कहती है, वेरिएबल लाइन नंबर 39 है बेसिकली। ओके, तो यहाँ पे जो मैं इनिशियलाइजेशन कर रहा हूँ फोर लूप के अंदर, मैं आई को इनिशियलाइज कर रहा हूँ तो मुझे अलाउ नहीं कर रहा। वो कह रहा है कि इनिशियलाइजेशंस लूप के बाहर होनी चाहिए। तो मैं यहाँ पे इसको इनिशियलाइज कर देता हूँ, आई इक्वल्स टू 0 से मैंने इसको इनिशियलाइज किया। उसके बाद लूप में जाके जब मैंने लूप स्टार्ट किया तो 7 से कर दिया। रिफ्रेश, और ये देखें यहाँ पे मैं लाइन ब्रेक भी ऐड कर देता हूँ। ओके, तो सबसे पहले लूप चला। लूपिंग वेरिएबल की जो वैल्यू आई की थी वो क्या थी, 7। तो 1000 प्लस 7 प्लस 2 9 बन गया। सॉरी, आई प्लस 2 के बन गया 9, तो 9 प्लस 1000 1009 बन गया। तो ये नीचे 1009 आ गया। उसके बाद प्रिंट एफ, जो एरे ऑफ आई की वैल्यू थी मैंने उसको प्रिंट करवाया, तो जो पहले वाली वैल्यू थी वो बिल्कुल ठीक प्रिंट हो गई। उसके बाद लूप दोबारा चला और आई की वैल्यू 8 हो गई। जब आई की वैल्यू 8 हो गई तो 8 के केस में उसने सेम काम फिर से वही किया। इसका मतलब है कि 8 प्लस 2 10, और 1000 प्लस 10 क्या बनता है, 1010। लेकिन यहाँ पे जो मेरे पास रिजल्ट आ रहा है वो इनकन्सिस्टेंट आ रहा है, 668478 तो ये देखिए मसला आ गया। अगर मैंने ऊपर एरे का साइज़ कांस्टेंट रखा हुआ होता सी लैंग्वेज के कोड में तो फिर ये मसला ना आ रहा होता। यानी फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको 9 कर देता और अब इस कोड को एग्जीक्यूट करता तो देखें मेरे पास जो रिजल्ट आ रहा है अब वो ठीक आ रहा है बिल्कुल। लेकिन जैसे ही मैंने यहाँ से 9 को रिमूव किया, ये जो कांस्टेंट साइज़ है मैंने इसको रिमूव किया, तो मेरे पास जो रिजल्ट था वो इनकन्सिस्टेंट आ गया। उसको मैंने बंद किया, प्रोग्राम को रीरन किया और ये देखें इसको मुझे फिर से कंपाइल करना पड़ा। तो 1009 उसके बाद 668478 तो ये इनकन्सिस्टेंट रिजल्ट है। तो सी लैंग्वेज के अंदर रहते हुए, सी प्लस प्लस के अंदर रहते हुए या जावा के अंदर रहते हुए जो एरे का साइज़ होता है, अगर आप उसको मतलब प्रॉपर वे में इस्तेमाल करेंगे, कांस्टेंट बना के इस्तेमाल करेंगे तो आपका रिजल्ट ठीक आएगा, अदरवाइज़ आपका रिजल्ट ठीक नहीं आएगा। तो जो यहाँ पे PHP का केस है वो टोटली डिफरेंट है। अब यहाँ पे अगर मैं कोई लूप यूज़ करता हूँ, फॉर एग्जांपल फॉर लूप, देखिए लूप का भी सेम सिंटेक्स है, $i equals to 7, $i is less than 10, $i और प्लस प्लस। यहाँ पे आके मैं लिखता हूँ $ARR, $i equals to 1000 प्लस $i प्लस 2, और इसको साथ साथ प्रिंट भी करवा देता हूँ। पेस्ट डॉट, और इसके साथ मैं ब्रेक टैग यूज़ कर लेता हूँ जो कि मुझे नेक्स्ट लाइन पे ले जाएगा। और यहाँ पे जो मैंने 1 लिखा हुआ है, इंस्टेड ऑफ 1 मैं यहाँ पे लिख देता हूँ $i। तो लाइन नंबर 76 पे क्या हो रहा है, एरे का जो इंडेक्स नंबर 7 है उसको एक मैं वैल्यू असाइन कर रहा हूँ। वो वैल्यू क्या है, 1000 प्लस 7 प्लस 2, तो ये 1009 बन जाता है। 1009 वो प्रिंट कर देगा। उसके बाद फिर इंक्रीमेंट होगा, आई की वैल्यू 8 हो जाएगी। 8 हो जाने के बाद लूप चलता रहेगा। कब तक चलेगा, लेस देन 10 तक, यानी कि 9 तक चलेगा। इसको ब्राउज़र में देखते हैं, रिफ्रेश, ये देखें 1009 1010 1011। तो PHP के केस में एरे का जो साइज़ है वो डायनामिक होता है, इसको कांस्टेंट करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर C++ में आप आते हैं तो एरे का साइज़ कांस्टेंट रहता है। अगर आप उसका साइज़ कांस्टेंट रखते हैं तो आपके सामने जो रिजल्ट्स हैं वो डिज़ायर्ड आ रहे होते हैं, अदरवाइज़ आपका जो रिजल्ट है वो इनकन्सिस्टेंट आएगा। तो ये चीज़ याद रखने वाली है। एक और इंटरेस्टिंग चीज़, यहाँ पे जो मेरे पास डाटा आ रहा है इस टाइम पे इस एरे में, इसको मैं जो 25 लिखा हुआ है इसको मैं डबल कोट्स में लिख देता हूँ।
बल्कि डबल कोट्स में लिखने के बजाय मैं यहाँ पे डायरेक्टली पाकिस्तान लिख देता हूँ। अब इसमें जो डाटा नज़र आ रहा है उसमें इंटीजर है, इंटीजर है, इंटीजर है, और ये एक स्ट्रिंग आपको नज़र आ रही है, तो ये एब्सोल्युटली वैलिड है। अगर मैं इसको प्रिंट करवाना चाहता हूँ तो ये एब्सोल्युटली वैलिड है। इसको मैं आपको प्रिंट करवा के दिखाता हूँ। एको $ARR, इसका जो 0th इंडेक्स था उसको सिंपली प्रिंट करवा दो। इसको अगर ब्राउज़र में देखते हैं, रिफ्रेश, और ये देखें पाकिस्तान प्रिंट हो गया। अगर ये सेम काम मैं सी लैंग्वेज में करता हूँ तो क्या होता है, इंस्टेड ऑफ 25 इसको रिमूव करता हूँ और यहाँ पे पाकिस्तान लिख देता हूँ। पाकिस्तान लिखने के बाद इसको मैं प्रिंट करवाता हूँ, यहाँ पे एस लिखता हूँ, इसको 0 कर देता हूँ। ये देखें यहाँ पे मेरे पास एक एरर आ गया लाइन नंबर 37 पे। एक्सेस एलिमेंट इंस्ट्रक्ट इनिशियलाइजर array of inappropriate type initialized from string constant। वो कह रहा है कि तुमने जो array इनिशियलाइज की है, ये जो constant तुमने यहाँ पे यूज़ की है जो कि जिसकी टाइप string है, ये inappropriate है, ये appropriate नहीं है, तो मुझे C लैंग्वेज इस चीज़ को अलाउ नहीं कर रही है। इसका मतलब ये है कि ये जो array है ये सिर्फ और सिर्फ इंटीजर टाइप की है, इसमें जितना भी डाटा आएगा वो इंटीजर टाइप ही आएगा। वेयर एज PHP की तरफ अगर आप आते हैं तो PHP में अगर आपने array में कोई डाटा रखवाना है तो उस डाटा की कोई भी टाइप हो सकती है, और वो जो वेरिएबल है एरे की टाइप का वो सक्सेसफुली उस डाटा को टैकल कर लेगा, उसको हैंडल कर लेगा, उसको होल्ड कर लेगा। ये आपके सामने एग्जांपल अवेलेबल है। और जो मैंने भी न्यू वाला सिंटेक्स था उसकी बात की थी एरे की, वो सिंपल है काफ़ी। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, इसको करते हैं पेस्ट, और इसी सिंटेक्स को मैं कन्वर्ट करता हूँ उसमें। जस्ट जो पैरेंथेसिस हैं उनको मैंने रिप्लेस कर दिया स्क्वायर ब्रैकेट्स के साथ, और जो साथ एरे लिखा हुआ था उसको मैंने रिमूव कर दिया। तो इसकी जो आउटपुट है वो सेम आएगी जो कि पहले आ रही थी। रिफ्रेश और पाकिस्तान। उसके बाद इसमें नेस्टेड एरेज भी आ जाती हैं, तो मुझे उम्मीद है कि नेस्टेड एरेज आप खुद से चेक कर लेंगे। उसके बाद इसमें डिफरेंट लूप्स आ जाते हैं, लूप्स के साथ साथ इसमें डिफरेंट ऑपरेटर्स आ जाते हैं, उसमें कंडीशनल ऑपरेटर्स हैं, उसमें अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हैं, तो वो सेम है, उनमें कोई भी डिफरेंस नहीं है। इफ़ एल्स की स्टेटमेंट्स वो सब कुछ सेम है, तो मेरे ख्याल से मुझे करवाने की ज़रूरत नहीं है। मैं वैसे आपको दिखा देता हूँ। इफ़ 1 इज़ लेस देन 3 एल्स, तो ये देखें सेम सिंटेक्स है। उसके बाद स्विच की स्टेटमेंट्स आ जाती हैं, तो स्विच का भी सेम सिंटेक्स है। ये देखें वेरिएबल जिसको आप टेस्ट करना चाह रहे हैं, और नीचे ब्रेक का कीवर्ड यूज़ किया हुआ है, नीचे डिफ़ॉल्ट है, डिफ़ॉल्ट में भी ब्रेक का कीवर्ड यूज़ किया हुआ है। तो ये सेम सिंटेक्स है इफ़ एल्स की स्टेटमेंट्स का। उसके साथ जो ऑपरेटर मैं अंदर इस्तेमाल कर रहा हूँ, लेस देन का कंडीशनल ऑपरेटर्स हैं, कुछ एरिथमेटिक ऑपरेटर्स हैं, कुछ लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं, तो वो उनका इस्तेमाल जैसे सी लैंग्वेज में होता है, C++ में या जावा में होता है, सेम उसी तरह से PHP में भी होता है। तो मेरे अंदाजे के मुताबिक इसको दिखाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये सिंटेक्स भी सेम है, सिंटेक्स भी डिफरेंट नहीं है। अब फंक्शंस को देख लेते हैं, क्योंकि फंक्शंस का सिंटेक्स डिफरेंट होता है। वेरिएबल्स के डिफरेंट था, उनको देख लिया। एरेज डिफरेंट होती हैं, उनको देख लिया। यहाँ पे मैं एक फंक्शन डिक्लेयर करता हूँ, उसके साथ ही इम्प्लीमेंट भी कर देता हूँ। वॉइड, उसके बाद फंक, और इसके अंदर जाके एक मैसेज प्रिंट करवा देता हूँ, प्रिंट एफ वर्किंग। इस फंक्शन को नीचे आके कॉल कर लेते हैं, फंक, इसकी आउटपुट देख लेते हैं, प्रिंट, और ये देखिए मैसेज आ गया वर्किंग। इसके साथ साथ जैसे मैंने फंक्शन यहाँ पे डिक्लेयर किया, मेन के अंदर रहते हुए डिक्लेयर किया और उसको इम्प्लीमेंट कर दिया, आप इसकी प्रोटोटाइप मेन से ऊपर रख सकते हैं। मतलब ये जो मेन के नाम से फंक्शन है इसके ऊपर बाहर डिफाइन कर सकते हैं, तो वो भी बिल्कुल वैलिड है। ओके, अब PHP की तरफ आते हैं। तो PHP में आके अगर आप फंक्शन डिक्लेयर करते हैं तो वो आपको कुछ इस तरह से नज़र आएगा। सबसे पहले फंक्शन के नाम से आप कीवर्ड लिखेंगे, कीवर्ड लिखने के बाद फिर फंक्शन का नाम आएगा फंक, और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एको
वर्किंग। अब मैं इस फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ, कॉल के लिए मुझे लिखना पड़ेगा फंक, दैट्स इट। और इसको अगर ब्राउज़र में देखते हैं, रिफ्रेश, और वो देखिए वर्किंग लिखा हुआ आपको नज़र आ गया। तो इसमें डिफरेंस क्या आ रहा है असल में, अगर आप इसको मैच करते हैं सी लैंग्वेज के साथ, तो हमेशा एक चीज़ याद रखें, सी लैंग्वेज में जब भी आप सी लैंग्वेज सी प्लस प्लस या जावा में आप जब भी कोई फंक्शन डिक्लेयर करेंगे तो उसकी रिटर्न टाइप साथ मेंशन करेंगे। उसकी जो रिटर्न टाइप वॉइड भी हो सकती है, उसके बाद इंट भी हो सकती है, उसके बाद फ्लोट भी हो सकती है, लॉन्ग भी हो सकती है। मतलब जितनी भी पॉसिबल डाटा टाइप्स हैं आप कोई भी डाटा टाइप इस्तेमाल कर सकते हैं। और वॉइड का मतलब होता है कुछ भी नहीं, यानी कि ये फंक्शन कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा, वॉइड वाला। लेकिन अगर आप पीएचपी के अंदर आते हैं तो इसमें जो एक मैंने फंक्शन की टाइप लिखी है यहाँ पे फंक फंक्शन, और फंक्शन के आगे मैंने फंक लिखा हुआ है, इसमें जिस भी टाइप का फंक्शन आएगा उसकी यही टाइप होगी, मतलब शुरू में फंक्शन ही लिखा होगा। यानी फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं कुछ और फंक्शंस लिखता हूँ, इंट गेट एज, गेट एज के नाम से फंक्शन बनाया और ये एज रिटर्न कर रहा है असल में 25। और इसको अगर मैं प्रिंट करूँगा तो प्रिंट करने के लिए मुझे क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ पे मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लेता हूँ, इंट एज इक्वल्स टू गेट एज। अब ये फंक्शन जो भी वैल्यू रिटर्न कर रहा है वो बेसिकली इस वेरिएबल को साइन हो रही है। इस वेरिएबल को प्रिंट करवाने के लिए मैं सिंपली लिख लूँगा प्रिंट एफ, उसके बाद प्लेस टेकर और एज। इसको अगर मैं प्रिंट करता हूँ तो ये देखिए मेरे सामने एज आगे 25 वर्किंग, और 25 वर्किंग इसलिए लिखा हुआ आया क्योंकि ये फंक्शन ऊपर कॉल हो रहा है फंक के नाम से। तो यही सेम फंक्शन जो है इसको मैं पीएचपी में भी बना लेता हूँ। यहाँ पे आके सिंपली मैं लिखूँगा फंक्शन गेट अंडरस्कोर एज, और ये फंक्शन मुझे एज रिटर्न कर रहा होगा, रिटर्न 25। तो यहाँ पे आप एक चीज़ नोट करें, मुझे कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जो मेरी रिटर्न टाइप है मैंने सिंपली यहाँ पे फंक्शन ही लिखना है, चाहे मेरा फंक्शन कुछ रिटर्न कर रहा है या नहीं कर रहा। तो मैंने फंक्शन के नाम से कीवर्ड लिखना है, उसके आगे फंक्शन का नाम, दैट्स इट। मुझे इसके अलावा और कुछ भी रिक्वायर्ड नहीं है, क्योंकि पीएचपी के अंदर हम लोग एक्सप्लिसिटली जो वेरिएबल्स या फंक्शंस डिक्लेयर करते हैं उनकी टाइप्स को हमें डिफाइन नहीं करना पड़ता, लूजली टाइप होते हैं। तो मैं यहाँ पे आके एक वेरिएबल बना लेता हूँ एज के नाम से, और गेट अंडरस्कोर एज के नाम से जो मैंने फंक्शन बनाया हुआ था उसको कॉल कर लेता हूँ, और वो जो भी वैल्यू रिटर्न कर रहा था वो एज के नाम से वेरिएबल को असाइन हो गई। मैं यहाँ पे लिखता हूँ एको एज डॉट, और उसके आगे ब्रेक टैग, ताकि जो मेरी जो आउटपुट है वो आगे नेक्स्ट लाइन पे चली जाए खुद ही। इसको ब्राउज़र में देखते हैं तो ये देखें 25 लिखा हुआ आ गया। तो इस तरह से आसानी के साथ आप पीएचपी में फंक्शंस बना सकते हैं। उसके साथ साथ मैं कुछ रेफरेंसेस की बात कर रहा था जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसमें जो मेन पार्ट इंपॉर्टेंट है पीएचपी में, अगर आप इसको सीखना चाहते हैं, इसमें फंक्शंस हैं, इसमें एरेज हैं, एरेज की अच्छी खासी प्रैक्टिस करें, उसके साथ साथ फंक्शंस की अच्छी खासी प्रैक्टिस करें, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि जो फंडामेंटल्स वाला पार्ट आता है किसी लैंग्वेज का, उसमें सारे के सारे टूल्स होते हैं, उसमें लूप्स आ जाते हैं। उसके बाद और मैं लूप्स मिस कर रहा था, मैंने भी बात की तो मुझे याद आ गया, उसमें लूप्स आ जाते हैं, उसके बाद उसमें एरेज आ जाती हैं, उसके बाद उसमें फंक्शंस आ जाते हैं। तो ये वाला पार्ट अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग कर लें, क्योंकि लैंग्वेज में अच्छा खासा ये रोल प्ले करते हैं, इनको इस्तेमाल किया जाता है। तो जब लूप्स की बात आती है तो हमारे पास 3 तरह के लूप आते हैं। पीएचपी में हमारे पास 4 तरह के लूप आते हैं, लेकिन सी लैंग्वेज में हमारे पास 3 तरह के लूप आते हैं। तो सी लैंग्वेज में जो हमारे पास लूप आते हैं मैं उनको यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। एक फॉर लूप है, i equals to 0, i is less than 5, i प्लस प्लस, और ये आगे लूप की बॉडी आ गई। अगर ये वाइल लूप होता तो ये इस तरह से नज़र आ रहा होता, while i is less than 5, i प्लस प्लस, और i की जो डिक्लेरेशन थी वो बाहर आ जाती है, यानी कि इनिशियलाइजेशन या फिर डिक्लेरेशन। ऑब्वियसली आप पहले i को डिक्लेयर करेंगे तो i मेरे पास ऑलरेडी डिक्लेयर्ड है, तो मैंने वैसे ही लिख दिया। उसके बाद डू वाइल लूप आ जाता है, तो डू इसमें जो कंडीशन है वो लास्ट में आ रही होती है, वाइल i इज लेस देन 5। तो यही सेम सिंटेक्स पीएचपी के अंदर भी है लूप्स का।
अगर मैं यहाँ पे लूप लिखता हूँ तो सबसे पहले मैं फोर लूप लिखता हूँ, फॉर एग्जांपल 4। तो ये देखें जो मेरा टेक्स्ट एडिटर है वो मुझे सपोर्ट कर रहा है। मैंने जस्ट 4 लिखा, 4 के बाद मैंने जैसे ही टैब की प्रेस की तो उसने ऑटोमेटिकली मेरे सामने लूप लिख दिया। और ये जो सेम लूप का वर्जन था लेफ्ट साइड पे सी लैंग्वेज के अंदर, वो मैंने यहाँ पे भी मेंशन कर दिया। तो अभी तक जो हमें डिफरेंस नज़र आया वो फंक्शन में नज़र आया और वेरिएबल में डिफरेंस नज़र आया। उसके साथ साथ जो एरे है, एरे में डिफरेंस नज़र आया। उसके बाद वाइल लूप, ये देखें वाइल की बॉडी आ गई, यहाँ पे $i आ गया और इसको भी मैं सेम कर देता हूँ <5 और $i प्लस प्लस और माइनस माइनस। ये बेसिकली चेंज वाला पार्ट होता है लाइन नंबर 104। ये कुछ भी हो सकता है, ये डिक्रीमेंट भी हो सकता है, इंक्रीमेंट भी हो सकता है, ये कुछ भी हो सकता है, डिवाइड भी हो सकता है। ये डू वाइल लूप आ गया, ये देखें डू वाइल लूप की भी सेम बॉडी आ रही है जैसे यहाँ पे आपको नज़र आ रही है सी लैंग्वेज के कोड में। और इसके बाद यहाँ पे एक एक्स्ट्रा लूप आता है, वो है फॉर ईच लूप। इसको देख लेते हैं, ये मैं आपको समझा देता हूँ। फॉर ईच लूप ये बेसिकली एक सॉर्ट ऑफ इटरेटर है। इसको आप ऑब्जेक्ट्स पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं और इसको आप एरेज पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कि दोनों पे इस्तेमाल किया जा सकता है। यानी फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास कोई एरे थी और मैं उस एरे को प्रिंट करवाना चाह रहा था इस लूप की मदद से, तो वो ये एरे थी ARR। इसको प्रिंट करवाने के लिए सबसे पहले जो एरे है जिसको मैं प्रिंट करवाना चाह रहा हूँ, सबसे पहले उसका नाम आएगा एज। ये एज के नाम से कीवर्ड है, इसे आप लोअर केस में भी लिख सकते हैं, अपर केस में भी। उसके बाद अगर आप चाहते हैं कि इंडेक्स नंबर भी प्रिंट हो, उसके साथ साथ वैल्यू भी प्रिंट हो, तो मैं दोनों काम कर देता हूँ, $की $वैल्यू। अब ये जो की और वैल्यू के नाम से वेरिएबल्स हैं ये मैंने खुद डिक्लेयर किए हैं, या आप कुछ भी इनके नाम रख सकते हैं, एक्स वाई जेड जो भी आपने इनका नाम रखना है आप रख सकते हैं। लेकिन अगर ये सिंटेक्स आपने लिखा हुआ है तो जो लूप की फर्स्ट इटरेशन होगी, फर्स्ट इटरेशन पे जो 0 है वो की को साइन हो जाएगा, और 0th इंडेक्स पे जो वैल्यू पड़ी हुई है वो ऑटोमेटिकली वैल्यू को साइन हो जाएगी। इस लूप को मैं आपको चला के दिखाता हूँ, एको $की डॉट वैल्यू। इसको मैं ब्रेक कर देता हूँ साथ ही। इसको ब्राउज़र में देखते हैं, रिफ्रेश, और ये देखें 0th इंडेक्स पे पाकिस्तान, इंडेक्स नंबर 1 पे 112, 12 13, सेकंड पे 3 पे 13, 2 1 6 5 एंड 1। तो देखें कितनी आसानी के साथ यहाँ पे एरे डिस्प्ले हो गई। और ये जो लूप है यहाँ पे एक चीज़ नोट करें, मैंने इसको कुछ नहीं बताया कि एरे कहाँ से स्टार्ट हो रही है, कहाँ पे एंड हो रही है। अगर मैं फॉर लूप इस्तेमाल कर रहा होता तो ऑब्वियसली मुझे बताना पड़ता उसको, लेकिन यहाँ पे मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, लूप ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेता है। अब फॉर एग्जांपल आप चाहते हैं कि आपको कीज़ की ज़रूरत नहीं है, तो आप उस केस में क्या करते हैं, सिंपली जो की वाला वेरिएबल है प्लस उसके आगे जो एरो लगा हुआ है आप उसको रिमूव कर देते हैं। इसको मैं पेस्ट करता हूँ, इसको रिमूव कर दिया और यहाँ से की को रिमूव कर दिया क्योंकि वो फिर अनडिफाइंड वेरिएबल बन जाना था। अब लूप की हर इटरेशन पे जो जो वैल्यू है वो हर इटरेशन के साथ वैल्यू के नाम से वेरिएबल को असाइन होती जाएगी। इसको अगर मैं रिफ्रेश करता हूँ तो ये देखें पाकिस्तान 12 13 5 13 2 16 5 और 1 सक्सेसफुली वैल्यूज़ आ गए। तो ये बेसिकली इसके लूप्स थे। फंक्शंस को देख लिया, लूप्स को देख लिया, एरे का एक पार्ट रह गया है, अब उसको देख लेते हैं। अब जो वो वाला पार्ट है वो सी लैंग्वेज में एग्जिस्ट नहीं करता। वो पार्ट कौन सा है, एसोसिएटिव एरेज। एसोसिएटिव एरेज क्या होती हैं, एरे में इंडेक्स नंबर्स होते हैं और उन इंडेक्स नंबर्स के आगे कोई स्पेसिफिक वैल्यू पड़ी हुई होती है। तो जो एसोसिएटिव एरे होती है इसमें इंस्टेड ऑफ इंडेक्स नंबर आप उस इंडेक्स को कोई नाम दे देते हैं। यानी फॉर एग्जांपल जो ऊपर मेरे पास एरे बनी हुई है मैं उसी को इस्तेमाल कर लेता हूँ और उसको मैं एसोसिएटिव एरे में कन्वर्ट करता हूँ। अब ये जो फर्स्ट इंडेक्स पे वैल्यू है, लेट्स सपोज मैं इसको रिमूव कर देता हूँ जस्ट टू मेक इट सिंपल, और ये जो इंडेक्स नंबर 0 है उस पर इस टाइम पे 12 13 पड़ा हुआ है, तो मैं इसको कोई नाम दे देता हूँ। मैंने डबल कोट्स लगाए, सिंगल कोट्स लगा लें या डबल कोट्स लगा लें, तो नाम जब भी आप इसको कोई देते हैं इस इंडेक्स को, वो एक स्ट्रिंग होती है, असल में स्ट्रिंग की फॉर्म में नाम होता है। उसके आगे इक्वल का साइन, ग्रेटर देन का साइन। इसका मतलब ये है कि ये जो भी इंडेक्स है जो मैं इसका नाम लिख रहा हूँ वो किसको पिन पॉइंट कर रहा है, वो 12 13 को पिन पॉइंट कर रहा है, ये मतलब है इसका। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फर्स्ट, और उसके बाद सेकंड,
थर्ड, बल्कि एरे का साइज़ छोटा कर लेते हैं ताकि टाइम बचेगा। ये देखें, अब मेरे पास जो एरे आ रही है उसमें इंस्टेड ऑफ इंडेक्स नंबर्स मेरे पास इंडेक्स नेम्स आ रहे हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। अब यहाँ पे जो मैंने फर्स्ट सेकंड थर्ड लिखा हुआ है, ज़रूरी नहीं है कि आप फर्स्ट सेकंड थर्ड ही लिखें, ये स्ट्रिंग है, ये किसी भी तरह कोई भी स्ट्रिंग हो सकती है, आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं, एक्स वाई जेड, जो भी ए बी सी आपका जो दिल करता है आप लिख सकते हैं, अप टू यू। अब मैं इसको प्रिंट करवाता हूँ, इसको इस्तेमाल कैसे करेंगे, $ARR स्क्वायर ब्रैकेट्स, और यहाँ पे मैं इंडेक्स का नाम दे दूंगा, लेट्स सपोज मैं लिखता हूँ सेकंड। तो सेकंड इंडेक्स पे जो वैल्यू पड़ी है जो कि 5 है वो प्रिंट हो जाएगी। वो देखें 5 प्रिंट हो गया ब्राउज़र में। और अब मिसाल के तौर पे मैं चाहता हूँ कि इसमें कुछ दूसरी वैल्यूज़ भी आ जाएंगी, और उनके जो इंडेक्सेस हैं उनको मैं कोई नाम नहीं देना चाहता। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखता हूँ 444। अब अगर आप 444 को यहाँ पे देखें, अगर आप उनको कंपेयर करते हैं इनके साथ, तो पीछे 13, 5, 12, 13 इनके कोई स्पेसिफिक इंडेक्सेस हैं और उनको मैंने नाम दिया हुआ है, सेकंड के नाम से, थर्ड के नाम से और फर्स्ट के नाम से। लेकिन जो 444 है वो अकेला पड़ा हुआ है इस टाइम पे, उसको मैंने कोई भी इंडेक्स नेम असाइन नहीं किया। तो इसका मतलब ये है कि जो 444 है उसको कोई इंडेक्स नंबर असाइन हो गया। तो हमेशा एक चीज़ याद रखें, जो इंडेक्स नेम्स हैं या इंडेक्स नंबर्स हैं वो अलग अलग से मैनेज हो रहे होते हैं, इनका आपस में कोई भी लेना देना नहीं है। यानी मैंने यहाँ पे लिखा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, तो जो भी फर्स्ट पे मैंने जो फर्स्ट वाली वैल्यू थी उसके इंडेक्स को जो मैंने फर्स्ट नाम दे दिया, इसका मतलब ये नहीं है कि जो ज़ीरोथ इंडेक्स था वो ओवरराइट हो गया। ज़ीरोथ इंडेक्स अभी भी अलग से अवेलेबल है। तो जो लैंग्वेज है वो इन दोनों चीज़ों को अलग अलग तरीके से टैकल करती है। अब जो 444 है ये इस वक्त ज़ीरोथ इंडेक्स पे आ रहा है, क्योंकि ज़ीरोथ इंडेक्स पे कोई भी वैल्यू नहीं पड़ी हुई है। मैं यहाँ पे 0 लिखता हूँ, इसको रिफ्रेश करता हूँ, तो ये देखें 444 आ गया। अब फॉर एग्जांपल एरे के शुरू में या एरे के दरमियान में कहीं पे भी एरे में कोई दूसरी वैल्यू आ रही होती और मैं उसको इंडेक्स नेम ना देता तो क्या होता। अब इस वक्त ज़ीरोथ इंडेक्स पे ये वाली वैल्यू आ रही है, और जो इंडेक्स नंबर 1 है उस पर ये दूसरी वैल्यू आ रही है। तो इसको अगर मैं नीचे आपको लिख के दिखाता हूँ, बल्कि मैं इसका आपको एक दूसरा व्यू दिखाता हूँ, एको प्री एको, और ये प्री का क्लोजिंग टैग, प्रिंट आर। एरे को वैसे डायरेक्टली तो प्रिंट नहीं करवा सकते, तो इसलिए मैंने ये फंक्शन है प्रिंट अंडरस्कोर आर के नाम से बिल्ट इन फंक्शन है, मैंने इसको इस्तेमाल किया। अब मैं एरे इसको पास कर देता हूँ तो ये मुझे पूरी की पूरी एरे दिखा देगा। रिफ्रेश, ये देखें उसने कहा है कि ज़ीरोथ इंडेक्स पे 32132 पड़ा हुआ है। उसने कहा है कि जो फर्स्ट के नाम से इंडेक्स है जो कि एसोसिएटिव एरे है उसके आगे 1213 पड़ा हुआ है, और जो इंडेक्स नंबर 1 है उसके आगे 44 पड़ा हुआ है। इससे ये चीज़ साबित होती है कि जो भी इंडेक्सेस हैं जिनको आप कोई की असाइन नहीं करते हैं, जो फर्स्ट है इसको की कहते हैं, जो सेकंड है ये भी की है, जो थर्ड है ये भी की है, यानी कि जो इंडेक्स नेम है आप उसको की भी कहते हैं असल में। तो जिस जगह पे आपने कोई इंडेक्स नेम इस्तेमाल नहीं किया हुआ उस वैल्यू को ऑटोमेटिकली कोई इंडेक्स नंबर असाइन हो जाएगा। इससे ये चीज़ साबित होती है। तो मेरे ख्याल से आज के लिए इतना काफ़ी है, क्योंकि यही मेन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स थे जो कि PHP के अंदर आपको रिक्वायर्ड थे। और क्योंकि आपको C लैंग्वेज आती है, C++ आती है या जावा आती है, इनमें से कोई भी अगर आपको लैंग्वेज आती है तो ये जितनी चीज़ें मैंने आपके साथ डिस्कस की आप इनको बहुत आसानी के साथ पिक कर पाएंगे। और इसमें जो थोड़ा सा सिंटेक्स का डिफरेंस आया था वो वेरिएबल्स में आया था। सबसे पहले डॉलर का साइन आता है और उसके बाद जो फॉलोइंग स्ट्रिंग आगे आ रही होती है उसमें या तो सबसे पहले अंडरस्कोर आ सकता है या कोई कैरेक्टर आ सकता है, पहले नंबर नहीं आ सकता, यानी कि डॉलर के फ़ौरन बाद नंबर नहीं आ सकता। उसके साथ साथ जो फंक्शंस हैं, फंक्शन का नाम जब भी स्टार्ट होता है वो फंक्शन के नाम से स्टार्ट होता है, कीवर्ड के नाम से, और उसके आगे फिर आप फंक्शन का एक्चुअल नेम लिखते हैं, यानी कि सबसे पहले फंक्शन कीवर्ड, उसके आगे फंक्शन नेम, उसके बाद एरेज में आते हैं। तो एरेज वाली कहानी मैंने आपके सामने अभी डिस्कस कर ली। तो PHP में 2 तरह की एरेज आती हैं, एक एसोसिएटिव और एक इंडेक्स्ड एरे। अब इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है असल में PHP की, उसका नाम है http://www.php.net। इस वेबसाइट पे PHP की तमाम इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती है।
आप W3 स्कूल पे भी जा सकते हैं, लेकिन एक चीज़ याद रखें, जो W3 स्कूल पे इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है वो आउटडेटेड है, तो मैं आपको सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप W3 स्कूल पे जाएँ। PHP अगर आपने लर्न करनी है तो PHP की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएँ, या एक और वेबसाइट है http://tutorialspoint.com। आप इस वेबसाइट पे भी जा सकते हैं, ये भी एक अच्छी वेबसाइट है, इस पे भी PHP के ट्यूटोरियल्स अवेलेबल हैं। अगर आप वीडियो लेसन देखना चाहते हैं तो आपके सामने YouTube अवेलेबल है, तो YouTube पे बहुत सारे आपको वीडियो लेसन वैसे ही मिल जाएंगे। और जो रेफरेंसेस हैं उसमें एरे का रेफरेंस है, उसके बाद स्ट्रिंग्स का रेफरेंस है, स्ट्रिंग्स को भी देख लें, क्योंकि स्ट्रिंग्स के रेफरेंस में काफ़ी सारे स्ट्रिंग के फंक्शंस आ जाते हैं, तो उनको आप नज़र मार लें, उनको इस्तेमाल करके देखें वो काम कैसे करते हैं। तो इसी तरह से बाकी के दूसरे रेफरेंसेस भी अवेलेबल है। मैं वेबसाइट की शक्ल आपको दिखा देता हूँ, php.net, ये वो ऑफिशियल वेबसाइट है PHP की। स्ट्रिंग फंक्शंस, ये देखें, ये सारे के सारे स्ट्रिंग के फंक्शंस आ गए हैं लेफ्ट साइड पे, टेबल ऑफ कंटेंट्स, और ये बहुत सारे हैं। इनको ऑब्वियसली मेमोराइज तो नहीं कर सकते, लेकिन आप अगर इनको प्रैक्टिस कर लेंगे तो कुछ फंक्शंस आपके जहन में रहेंगे। तो जिस टाइम पे इन्हीं जो कुछ एग्जांपल्स भी हैं देखें साथ, तो जिस टाइम पे आप जब ये फंक्शंस की प्रैक्टिस कर लेंगे, तो अगर कोई आप डेवलपमेंट का काम कर रहे हैं, कोई प्रोजेक्ट वगैरह कर रहे हैं, तो आपके जहन में आ सकता है कि मैं ये फ़लाँ काम किसी बिल्ट इन फंक्शन के थ्रू कर सकता हूँ, तो काफ़ी ज़्यादा आपको आसानी रहेगी। तो इसके जो बाकी की रेफरेंसेस हैं, जैसे स्ट्रिंग है, उसके बाद एरे है, आप एरे का रेफरेंस भी देख लें, वो भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद इसका जो फाइल हैंडलिंग है उसका भी रेफरेंस अवेलेबल है, यानी कि इसमें जितने भी कॉन्सेप्ट आते हैं उन सब के रेफरेंसेस यहाँ पे ऑलरेडी अवेलेबल हैं। तो आप उनको ब्राउज़ करें, उनको लर्न करें। अगर किसी जगह पे कन्फ्यूजन होती है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से आज के लिए इतना काफ़ी है, ट्यूटोरियल काफ़ी लंबा हो गया, तो इंशाल्लाह जो बाकी के ट्यूटोरियल्स हैं अब उनमें मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।